हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आज की हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये 5 है। इससे पहले मैं आपको 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको वो 5 प्रैक्टिस सेट बोल दिया था, पर वो था 4, ये वाला है 5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट है, भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसने लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल, इन्होंने ही लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ठीक है, और यह प्रकाशित हुआ था 1904 में। ठीक है, 1904 में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, फिर मोहम्मद इकबाल इन्हें 1922 में किंग जॉर्ज पंचम ने सर की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है ना, सर की उपाधि दी थी, जो कि नाइटहुड की उपाधि के बराबर थी। ठीक है ना, मोहम्मद इकबाल को 1922 में किंग जॉर्ज पंचम ने। ओके, फिर बात करें ऑप्शन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो यह एक समाजवादी थे। ठीक है, समाजवादी, शिक्षाविद और लेखक थे। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में भाग लिया था। ठीक है, इन्होंने जोरों तोरों से उसका प्रचार किया था। ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्हीं यह बंगाल पुनर्जागरण के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। ठीक है ना, बंगाल पुनर्जागरण के व्यक्तियों में से प्रमुख थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, और इन्हें बंगाली गद्य जनक माना जाता है। ठीक है ना, बंगाल का गद्य जनक माना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है, फिर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर इन्हों 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था गीतांजलि पुस्तक के। ठीक है ना, साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय, पहले एशियाई और पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा है। ठीक है, राष्ट्रगान हमारे भारत का और बांग्लादेश का। ठीक है, भारत का जन गण मन। ठीक है, और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, यह लिखे हैं राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना, भारत का और बांग्लादेश का। फिर अब हम बात करें महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, और इन्हें किन किन नामों से जाना जाता था? महात्मा गांधी को किसने किस नाम से पुकारा? ठीक है, तो इन्हें महात्मा, तो महात्मा इन्हें कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा,
बापू ने कहा था राजकुमार शुक्ला, ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा था। फिर राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता इन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था, महात्मा गांधी को, ठीक है। फिर इसके अलावा अर्ध नग्न फकीर, तो अर्ध नग्न फकीर इन्हें कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है, इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को। इसके अलावा इन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी को महात्मा, बापू राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर और साबरमती का संत, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता था, ठीक है। इसके अलावा बात करें इनकी पत्रिकाएं, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिकाएं चलवाई, तो जो भी यहाँ मैं इस पेन से लिख रही हूँ अलग से, तो ठीक है, ये सारी जानकारी महात्मा गांधी के बारे में। तो इनकी पत्रिकाएं कौन सी थी, तो ये थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ये थी महात्मा गांधी जी की पत्रिकाएं। फिर बात करें इनकी पुस्तक की, ठीक है, तो इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु, माय पॉलिटिकल गुरु, मेरे सपनों का भारत, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। तो ये थी महात्मा गांधी जी की पुस्तक। फिर इसके बाद बात करें इनके आंदोलन की, ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के आंदोलन कौन कौन से थे, ठीक है, तो इनके आंदोलन थे तो इनके आंदोलन की बात करें तो आंदोलन सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जो कि 1917 में हुआ था। फिर इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था। फिर रॉलेट सत्याग्रह जो कि 1919 में हुआ था। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 में। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये हुआ था 1930 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हुआ था 1942 में, ठीक है। तो ये है महात्मा गांधी जी के आंदोलन, और ये सारी डिटेल है महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके नाम, पत्रिकाएं, पुस्तक और आंदोलन, ठीक है। चलिए, तो ये थी सारी डिटेल इस क्वेश्चन की, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट जरूर बनाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 1940 को निम्नलिखित में से किसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए गिरफ्तार किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सैफुद्दीन किचलू या जवाहरलाल नेहरू को? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए, ठीक है, गिरफ्तार किया गया था, तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू को। राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चाचा नेहरू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, यानी कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1929 में लाहौर में, और इन्होंने वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है ना, आईएनसी में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें हम सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है,
नेताजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन किया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा इन्होंने जय जवान का नारा भी दिया था। ठीक है ना, जय जवान का नारा भी दिया था, जो कि आज एक राष्ट्रीय नारा बन गया है। ठीक है, जय जवान। फिर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत का लौह पुरुष और भारत का विस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जहां पर वहां की औरतों ने इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह की औरतों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, इनकी प्रतिमा भी है। ठीक है ना, इनकी प्रतिमा जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में, और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके, फिर बात करें सैफुद्दीन किचलू। तो सैफुद्दीन किचलू यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और वकील थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और वकील थे सैफुद्दीन किचलू। ओके, चलिए, तो ये थी इसकी डिटेल। तब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट है मेवाड़ उत्सव उदयपुर में डैश उत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो मेवाड़ उत्सव, ठीक है, ये उदयपुर में डैश उत्सव के दौरान मनाया जाता है। दशहरा, तीज, गणगौर या होली। तो मेवाड़ उत्सव उदयपुर में, ठीक है ना, गणगौर उत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गणगौर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। उद्योगों के प्रकार, कंपनी का नाम। सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र, तो इसकी कंपनी का नाम तो ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, फिर है निजी क्षेत्र, तो कंपनी का नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। फिर है संयुक्त क्षेत्र, तो इसका कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो फर्स्ट का है बी, सेकंड का है ए, थर्ड का है सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 23। तो कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 23। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23। ओके, नेक्स्ट है काचिन मनाव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, नेपाल। तो काचिन मनाव महोत्सव यह मनाया जाता है म्यांमार में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? 1948, 1962, 1955, 1960 में। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम, ठीक है, ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1948 में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1948। अब हम बात करें कि पहली जनगणना कब हुई थी। ठीक है, तो पहली जनगणना तो ये हुई थी 1872 में,
और पहली पूर्ण जनगणना, ठीक है, तो पहली पूर्ण जनगणना ये हुई थी 1881 में। ठीक है, पहली जनगणना 1872 में हुई थी और पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1948 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश में लोकगीतों को रागनी कहा जाता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो डैश में लोकगीतों को रागनी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हरियाणा में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हरियाणा। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 8 से 15, अनुच्छेद 10 से 17, अनुच्छेद 5 से 11। तो जो अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है वो है अनुच्छेद 5 से 11। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, 1913 में एक्सरे तरंगदैर्घ्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? दिमित्री मेंडेलीव, AEBD चैनकोटोइस, RA मिलिकन या हेनरी मोसले। तो 1913 में एक्सरे तरंगदैर्घ्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज की थी हेनरी मोसले ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, आधुनिक सूक्ष्म वित्त के संस्थापक कौन है? रंगराजन, BKB राव, YB रेड्डी, मोहम्मद यूनुस। तो आधुनिक सूक्ष्म वित्त के संस्थापक जो थे तो वो थे मोहम्मद यूनुस। राइट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस इन्होंने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। ठीक है, 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी और इन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, 2006 में मोहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मानसून ऋतु की समाप्ति के बाद बोई जाती हैं? जायद की फसल, महत्वपूर्ण फसल, रबी फसल या खरीफ फसल। तो वह फसलें जो मानसून ऋतु की समाप्ति के बाद बोई जाती हैं तो वो है रबी की फसल। राइट आंसर ऑप्शन सी रबी की फसल। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों को उनके वादक कलाकारों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे वाद्य यंत्र दिए गए हैं और ये हैं संगीतक। ठीक है, वादक यानी कि, तो संतूर, तो इसके वादक कौन है? तो इसके वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, फिर सितार वादक के, तो सितार के हैंगे अनुष्का शंकर। ठीक है, फिर सहनाई वादक, तो ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, और फिर है सारंगी के, तो ये उस्ताद बिंदा खान। तो फर्स्ट का है थर्ड, सेकंड का है फोर्थ और थर्ड का है वन और ठीक है फोर्थ का है सेकंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या चित्तरंजन दास। तो मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। इन्होंने नारा भी दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये आगे मैं आपको क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है ना, कि ये उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, और एक चीज और कि इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होने के कारण इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, फिर है रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये एक चित्रकार थे। और चित्तरंजन दास, तो यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था? तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश तुलु वंश, सालु वंश, अराविडु वंश या संगम वंश। तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश जो था वो था अराविडु वंश। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे बड़ा अंतर है?
तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे बड़ा अंतर है? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या असम में? तो ये है राजस्थान में सबसे साक्षरता दर के बीच सबसे बड़ा अंतर है पुरुष और महिलाओं की। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट है, एक डैश आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का बादल होता है, वर्णमंडल, निहारिका, कृष्ण विवर या प्रकाश मंडल? तो एक निहारिका। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, एक निहारिका आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस का बादल होता है। ओके, नेक्स्ट है, डैश पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो जोरोस्ट्रियन धर्म का पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती को चिन्हित करता है? पतेती, जमशेदा, नवरोज, गहम्बर और खोरदाद साल? तो फारसी लोगों का जो महत्वपूर्ण त्योहार है वो है खोरदाद साल। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, सूची 1 रचना का नाम और सूची 2 लेखक को सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले वंदे मातरम, तो वंदे मातरम के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जनगण मन के, तो जनगण मन के हैं बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। ठीक है, और ए मेरे वतन के लोग, तो ए मेरे वतन के लोगों का है प्रदीप। फर्स्ट का है सी, सेकंड का है बी और थर्ड का है ए। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन, एक मिनट, यहाँ मुझसे कुछ गलती हो गई, हाँ एक मिनट, सॉरी। हाँ, देखिए वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, और जनगण मन के हैं रविंद्रनाथ टैगोर और ए मेरे वतन के लोगों के हैं प्रदीप। तो फर्स्ट का है बी, सेकंड का है सी, थर्ड का है ए। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ओके, तो मुझसे गलती हो गई थी तो आप इसे सुधार लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1927, 1935, 1896, 1948? तो टेनिस को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था 1896 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई थी? कॉरपोरेटर मामलों का मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय? तो भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में सोमशिला बांध किस नदी पर बनाया गया है? साबरमती नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी या पेनार नदी? तो सोमशिला बांध जो बनाया गया है तो ये बनाया गया पेनार नदी, जिसे पेनार नदी भी कहते हैं। यहाँ पर सोमशिला बांध बनाया गया है। पेनार नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है कर्नाटक में नंदी पहाड़ियों से। ठीक है, कर्नाटक में नंदी पहाड़ियों से यह निकलती है। कृष्णा नदी तो यह निकलती है महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से। ठीक है, और तापी नदी तो ये निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल में मुल्ताई जिले के सतपुड़ा पर्वत से यह निकलती है। ठीक है, फिर है साबरमती नदी, तो साबरमती यह निकलती है राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से। ठीक है, राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से यह निकलती है साबरमती नदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी है? प्रतिभा राय, एस जानकी, आशा भोसले, सोनल मानसिंह? तो जो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी है वो है सोनल मानसिंह। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के डैश डैश के एक प्रतिपादक है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या ओडिसी? तो मायाधर राउत, ठीक है, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी की प्रतिपादक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओडिसी की एक प्रतिपादक है मायाधर राउत। ठीक है, ओडिसी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो भी शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक तो यह उत्तर प्रदेश का,
कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का। ठीक है, इसके अलावा 4 और शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि है सत्रिया, ये असम का है। मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर का है। फिर है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम तो ये है केरल का। और कथकली तो ये भी है केरल का। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य है संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? रामपाल, गोविंदपाल, महिपाल प्रथम या धर्मपाल? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। राइट आंसर ऑप्शन डी धर्मपाल। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।